तो लास्ट क्लास में हमने देखा था वर्क डन बाय ए स्प्रिंग फोर्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मान लो कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ये रहा स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। स्प्रिंग क्या है? अपनी नेचुरल लेंथ में है, और ये रहा पॉइंट ओ स्प्रिंग का। हमने क्या किया कि इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया थ्रू ए डिस्टेंस एक्स। हमने इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये पॉइंट ओ क्या है? स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमने इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉइंट ओ से स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस तक क्या किया? इलोंगेट किया। और ये पॉइंट ए और ओ और ए के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है? x1 है। देखो, हमने ये बात लास्ट क्लास में देख लिया था कि यदि हम स्प्रिंग को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी डिस्टेंस x तक इलोंगेट करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितनी वर्क डन होगी। आज हम देखेंगे कि यदि हम स्प्रिंग को फर्दर एक्सटेंड करते हैं, मतलब हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ से तो एक्सटेंड किया टू पॉइंट ए थ्रू ए डिस्टेंस x1। अब हम क्या करेंगे कि इस स्प्रिंग को फर्दर एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए। इस स्प्रिंग को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए। ये रहा इक्विलिब्रियम पोजीशन और ये रहा स्प्रिंग का पॉइंट ए। तो ये हो जाएगा x1, क्योंकि O और A के बीच का डिस्टेंस x1 है। और हमने क्या किया? इस स्प्रिंग को फर्दर इलोंगेट किया थ्रू ए पॉइंट B। ये रहा स्प्रिंग का पॉइंट B, और A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? x2 है। ओके, लास्ट क्लास में हमने एक नहीं तक देखा था कि भाई हमने स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी डिस्टेंस x तक इलोंगेट किया। आज हम देख रहे हैं कि हमने स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी डिस्टेंस x1 तक इलोंगेट किया, उसके बाद स्प्रिंग को फर्दर हमने इलोंगेट किया फ्रॉम पॉइंट A थ्रू ए डिस्टेंस x2 टू पॉइंट B। तो अब हमको बताना है कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा पॉइंट O से लेकर के पॉइंट B तक कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा पॉइंट O से लेकर के पॉइंट B तक कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वर्क डन W बराबर होता है F इंटू एक्स। ये तो हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो यदि हम वर्क डन W बराबर लिखेंगे F इंटू एक्स, तो यहाँ पर x है तो हमने W लिया। यदि डिस्प्लेसमेंट x है तो वर्क डन W लिया। और यदि हम डिस्प्लेसमेंट dx लेते हैं तो वर्क डन क्या लेंगे? dW हम लेंगे। x इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग और dx is the very small elongation in the spring. ठीक है, W is the work done for elongation x and dW is the small work done for the small elongation in the spring dx. ठीक है, यदि हम W बराबर fx लिख सकते हैं तो हम dW बराबर f डॉट dx भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे dW इज इक्वल टू f डॉट dx। तो ये तो अपनी फॉर्मूला का पार्ट हुए। हम क्या करेंगे ना, हमको वर्क डन निकालनी है फ्रॉम पॉइंट O से B तक। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो हमको वर्क डन निकालनी है x1 से लेकर के x2 तक। x1 से लेकर के x2 तक हमने पहले स्प्रिंग को x1 डिस्टेंस तक इलोंगेट किया, फिर उसके बाद x2 डिस्टेंस तक इलोंगेट किया। तो हमने वर्क डन निकाल लिया फ्रॉम x1 टू x2। तो लिमिट लगा दीजिए x1 टू x2, लोअर लिमिट टू हायर लिमिट। अच्छा, dW का वर्क डन, सॉरी dW का इंटीग्रेशन W और x1 x2 तो लिमिट रहेंगे। और F क्या है? स्प्रिंग फोर्स है ना, यहाँ पर F क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। और आप जानते हो स्प्रिंग फोर्स बराबर माइनस के एक्स होता है। स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होता है? तो माइनस के इंटू एक्स होता है। और डॉट dx तो पहले से है ही। ठीक है, यहाँ पर के क्या है? तो स्प्रिंग कांस्टेंट है और कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे, तो माइनस के बाहर निकल जाएंगे। और इंटीग्रेशन करेंगे हम x1 से लेकर x2 तक, किसका करेंगे? तो x डॉट dx का। ओके, अच्छा, तो ये तो माइनस के और x का इंटीग्रेशन लास्ट क्लास में हमने बताया था x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ओके, तो x के पावर यहाँ पर कितना है? 1 है ना, तो हम लिखेंगे x² अपॉन में 2।
एक्स स्क्वायर अपन में 2, तो एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ से लिखेंगे माइनस टी अपन में 2, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना। और सॉरी यहाँ पर तो लिमिट तुमने लगाया नहीं ना, सॉरी मैंने ही लगाया, आपका गलती नहीं है, मेरा गलती है। तो एक्स स्क्वायर x1 से लेकर के x2 तक लिमिट लगा देंगे। चलिए इधर लिखेंगे अब, तो हम लिखेंगे w इजिकल टू माइनस हाफ इंटू के, ठीक है। और इस अपर लिमिट लोअर लिमिट को अंदर लेंगे ना, क्या रूल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले हम अपर लिमिट को लेते हैं, तो जब अपर लिमिट अंदर आएगा ना, ब्रैकेट के अंदर आता है, तो ये जब ये वाला x2 ब्रैकेट के अंदर आएगा, यहाँ पर अपर लिमिट क्या है x2, लोअर लिमिट x1 है, तो पहले अपर लिमिट अंदर आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट अंदर आता है, तो जब अपर लिमिट x2 अंदर आएगा ना, तो वो इस x को बाहर हटा देगा। ध्यान देना, जब अपर लिमिट x2 अंदर आएगा ब्रैकेट के, तो इस x को बाहर भगा देगा, लेकिन इसके पावर को रख लेगा। क्या करेंगे हम, अपर लिमिट को अंदर लाएंगे तो वो इस x को भगा देगा और उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा, x2 आ गया। लेकिन इस x को तो भगा देगा, लेकिन इसकी पावर को वो रख लेगा। इसकी पावर कितना है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, x2 के स्क्वायर, ये x2 के स्क्वायर है। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का साइन लगाइए, फिर लोअर लिमिट अंदर जाएगा, और लोअर लिमिट जब अंदर जाएगा तो ये भी वही काम करेगा जो अपर लिमिट ने किया था। लोअर लिमिट अपर लिमिट ने क्या किया था, इस x को भगा दिया था और इसके जगह पर स्वयं बैठ गया था, ठीक है। तो x1 भी जब अंदर आएगा तो इस x को भगा देगा और इसके जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, हम लिखेंगे x1, ठीक है। और अपर लिमिट क्या किया था, इस x को भगा दिया था और इसके पावर को रख लिया था, तो इसका देखा देखी लोअर लिमिट भी करेगा, अपर लिमिट का देखा देखी लोअर लिमिट भी करेगा। तो लोअर लिमिट भी जब अंदर आया तो इस x को भगा दिया और इसके जगह पर स्वयं बैठ गया, और इसके पावर को ले लेगा। इस x का पावर कितनी है, तो 2 है, तो ये इसके पावर को ले लेगा, बस हो गई इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, तो माइनस हाफ, चलो माइनस हाफ के को हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ के x2 के स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस बन जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस हाफ के x1 के स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए थोड़ा सा अच्छे से, ये वर्क डन W बराबर क्या हो जाएगी, हाफ के x1 के स्क्वायर माइनस हाफ के x2 के स्क्वायर। तो आपकी वर्क डन आ गई फ्रॉम डिस्टेंस x1 टू x2, ठीक है। यहाँ पर W क्या है, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ओके। हाफ के कांस्टेंट है, हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, के एक कांस्टेंट है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और x1 इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉइंट O टू पॉइंट A, एंड x2 इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है। तो ये रहा आपका वर्क डन, इसको नोट कीजिए। चलो एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला को हम डिराइव कर लेते हैं, और ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प कर सकती है। तो हम जानते हैं वी नो डेट, क्या जानते हैं, वी नो डेट, हम क्या जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जानते हो। यदि हम इस फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये तो बातें हमने बता दिया है जब हम वर्क डन पढ़ा रहे थे, तो अभी देख लीजिए। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, तो वर्क डन है, एफ क्या है, तो फोर्स है, एंड एस क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है। और आपके मन में हो सकता है, आपके मन में नहीं लेकिन किसी के मन में ये एराइज हो रहा होगा कि मैंने एफ के ऊपर वेक्टर लगाया, एस के ऊपर एरो का निशान लगाया, बट डब्ल्यू के ऊपर एरो का निशान नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हम एरो उसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरो उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाई जाती है जो फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो नहीं लगाते हैं। यहाँ पर वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगाएंगे क्या, तो आंसर है नहीं, क्योंकि एरो केवल एंड केवल वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाई जाती है। यहाँ पर एफ क्या है, तो फोर्स है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर एफ के ऊपर एरो लगाएंगे। एस क्या है, तो एस एक डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को भी यदि हम एस से डिनोट करते हैं तो इसके ऊपर एरो लगाना पड़ेगा। हर बार तो नहीं लगाते हैं सर, हर बार तो नहीं लगाते हैं, लेकिन जब इस फॉर्मूला को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो आपको लगाना अति आवश्यक है। ठीक है, ये बातें आप जान गए। और अब बताइए, आप जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है ना, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं एस बराबर वी टी। ये बातें हमने काइनेमेटिक्स में चिक कर चिला कर बताई थी आपको, कि जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, तो उनके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं एस इक्वल टू वी इंटू टी, जहाँ पर एस क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वी क्या है, तो वेलोसिटी है, एंड टी इज द टाइम इंटरवल। यदि हम इसी फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर एस इज इक्वल टू वेक्टर वी डॉट टी। यहाँ पर अगेन हमने एस के ऊपर एरो लगाया, वी के ऊपर एरो लगाया, लेकिन टी के ऊपर नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और आप कहेंगे सर एस तो डिस्टेंस है। यस, यदि बॉडी सीधी लाइन पर जा रही है ना, स्ट्रेट लाइन पर, एक ही डायरेक्शन में जा रही है स्ट्रेट लाइन पर, तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है। तो यहाँ पर हमने एस को डिस्प्लेसमेंट एज्यूम किया है, तो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और अभी हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एरो लगाते हैं। एस के ऊपर हमने एरो लगा दिया। वी इज द वेलोसिटी, वी इज द वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने आपको बता रखा है, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वी के ऊपर भी हमने एरो लगा दिया। एंड टी क्या है, टाइम है, और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी होती है, टाइम एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है, तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनके ऊपर एरो लगाएंगे क्या, तो आंसर है नो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो नहीं लगाते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखो वेक्टर एस बराबर वेक्टर वी डॉट टी, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, वेक्टर वी डॉट टी लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यस, अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, इसको थोड़ा सा हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, कर दे क्या, चलो ऐसे भी समझ जाओगे। वेक्टर, चलो ब्रैकेट में बंद कर दिया, ओके, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, ठीक है। अब जानते हो कि जब हमने आपको वेक्टर पढ़ाया था ना, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं, आई श्योर आप जानते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो जैसे हम ए बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक उसी तरह से वेक्टर वी डॉट वेक्टर बी को, सॉरी, ठीक उसी तरह से वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं एफ बी कॉस थीटा। मुझे नहीं लगता है आपको कोई कंफ्यूजन होगी। जैसे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक उसी प्रकार से हम वेक्टर वी, सॉरी वी आ जा रहा है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी को हम लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर थीटा क्या होगी, एंगल बिटवीन एफ एंड बी, ठीक है, एंगल बिटवीन एफ एंड बी, और ब्रैकेट दे करके यहाँ पर टी लगा दीजिए। यस, इस तरह से W बराबर आपकी आ गई एक और फॉर्मूला, वर्क डन W बराबर एक और फॉर्मूला आ गई, क्या आ गई, एफ वी कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। यहाँ पर W क्या है, तो वर्क डन है, एंड एफ क्या है, तो फोर्स है, ठीक है जी, और वी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जो कांस्टेंट है, वी क्या है, कांस्टेंट है, तभी तो ये फॉर्मूला हमने लिखा एस बराबर वी टी। ये तभी फॉर्मूला लिखी जाती है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट
एक एक वर्ड को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये साइंस है, फिजिक्स है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, एंड टी क्या है, टी टाइम इंटरवल है ना, यस टाइम इंटरवल, एंड थीटा, जैसे यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, उस तरह से यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड बी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड बी। क्लियर हो गई जी। तो ये भी फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपको हेल्प कर सकते हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। ये किस भूत का नाम है, ये भूत का नाम नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस का नाम है। ये न्यूमेरिकल किसी भूत का नाम नहीं है, ये किस आपके प्रैक्टिस का नाम है। अपने थ्योरी को, अपने कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे ढंग से समझा ना, इसको कौन दर्शाता है, तो न्यूमेरिकल दर्शाता है। इसीलिए तो एग्जाम में खूब भर भर के न्यूमेरिकल पूछता है। वो चाहता है कि आप थ्योरी, वो जानना चाहता है कि आप थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को रट के गए हो या फिर समझ गए हो। न्यूमेरिकल वो बनाते हैं जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, न्यूमेरिकल वो नहीं बनाते जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे बोर्ड में जाते हो, लिख देते हो, यस फोर्स का डेफिनेशन याद है, एकदम रट्टा मार मार के सब वर्ड याद कर लिए, जाकर लिख दिए। कोई भी चीज़ें, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी डिफिनेशन, कोई भी रूल, कोई भी लॉ है, आप रट के गए और यस लिख दिए, लॉ ऑफ ट्रायंगल लिख दिए। तो बोर्ड के एग्जाम में हम रट के जाते हैं और लिख देते हैं, लेकिन नीट और जेईई के एग्जाम वैसा नहीं है। ये एग्जाम आपको, आपकी ये टेस्ट करता है ना कि आप कॉन्सेप्ट को कितना समझे हैं। इसीलिए वो न्यूमेरिकल देते हैं, क्योंकि यही आपसे आकर के तो पूछेंगे नहीं ना, वो कितने स्टूडेंट के पास समझ जाएंगे वो। इसलिए अपने पेपर में ये न्यूमेरिकल भर भर के देते हैं वो, ताकि उनको ये पता चल सके कौन सा बच्चा रट क्या है, कौन सा बच्चा समझ क्या है। तो न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, न्यूमेरिकल भूत नहीं है, न्यूमेरिकल वो साधन है, न्यूमेरिकल वो माध्यम है जो 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 आपको अपनी सफलता दिलवा सकती है, जो आपको आपके एग्जाम में क्वालिफाई करवा सकती है और करवा देती है। और ये न्यूमेरिकल वो है जो आपको ये आईना दिखाती है कि आपने वास्तव में कितना कॉन्सेप्ट को समझा है या फिर कितना कॉन्सेप्ट को रटा है। तो कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, कभी भी सोचना है, ठीक है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन वो हमेशा इसी बात पर हमेशा जोर देते थे कि आप चीज़ों को समझो, उसको कल्पना करो, उसको इमेजिन करो। अब चीज़ों को इमेजिन करो, फिजिक्स को इमेजिन करो। जब आप इसको इमेजिन करेंगे ना, तो ये आपको आपकी आंखों के सामने दिखने लगेगी। ये रटने वाला विषय है ही नहीं। जैसे मैंने तुमको ये चीज़ें बताया ना, अब तुम क्या करो, एक बार, दो बार, तीन बार, जो भी जितनी बार भी तुमको समझ में आए, तुम इसको अच्छे से समझ लो। उसके बाद मन ही मन ना तुम क्या करो, मन ही मन तुम सारे चीज़ को, सारे डेरिवेशन को अपने मन ही मन में कर लो। सारे डेरिवेशन को क्या होता है, रफ डेरिवेशन कर लो। उसके बाद तुम कलम खत्म उठाओ और कॉपी पर करो, फिर देखो तुम सही कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ट्राई करो। हो सकता है पहली बार में 10 बार लगे, 20 बार लगे, और तूने अल्टीमेटली तूने ड्राइव कर दिया सारे फॉर्मूले जो तूने पढ़ा। तो पहली बार में ज़्यादा समय लग सकती है, लेकिन एक चीज़ भी होती है उस समय कि तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब तुम इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और आने वाले जैसे जैसे समय बीतते जाएगा ना, वैसे वैसे तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी और तुम्हारी टाइम कम लगते जाएंगे। जिस चीज़ को तूने 20 बार प्रैक्टिस कर करके सही किया, वो चीज़ एक बार में सही होने लगेगी। और यही तो करना है, इसी का तो प्रैक्टिस करना है कि जो चीज़ 20 बार में सही हो रही है उसको एक बार में सही कर देना है। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं तुम बना नहीं सकते हो, जो क्वेश्चन आते हैं तुम कर नहीं सकते हो, कर सकते हो। घर पर तुम 3 घंटा के बदला 9 घंटा बैठोगे, 10 घंटा बैठोगे, 15 घंटा बैठोगे, कर लोगे। लेकिन एग्जाम में 9 घंटा 10 घंटा टाइम नहीं रहता है, वहाँ पर 3 घंटा टाइम रहता है ना। एग्जाम में टाइम लिमिट होती है आपकी, एग्जाम में टाइम लिमिट होती है, तो वहाँ पर तो उस लिमिट टाइम के अंदर ही आपको सॉल्व करनी है क्वेश्चंस को, है ना। तो जो पेपर को आप 10 घंटा 15 घंटा में पढ़ रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि वो चीज़ को हम 2.5 घंटा में सॉल्व कर दें। यदि आपका एग्ज़ाम 3 घंटा का है, यदि आपका एग्ज़ाम 3 घंटा का है, तो
अब प्रैक्टिस कीजिए कि आप 2.5 घंटा में सॉल्व कर दीजिए उसको। कैसे हो पाएगी? हो तो पाएगी, तभी तो लोग करते हैं, तभी तो बच्चे क्वालिफाई करते हैं। जो वो कर लेंगे तो आप क्यों नहीं? जो बच्चे क्वालिफाई कर गए वो ये बता गए आपको यस किया जा सकता है 2.5 घंटे में, तो जो वो कर लेंगे तो आप भी कर लेंगे। ठीक है ना? तो करनी तो पड़ेगी ना, तो करेंगे ना, तो यस करना पड़ेगा। क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि ये तुम्हारी ज़रूरत है, और जो ज़रूरत है उसको पकड़ना पड़ता है। जो जीवन में जिसकी ज़रूरत है ना उसको पकड़ना पड़ता है, उसको छोड़ नहीं सकता है। ज़रूरत है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारे इंटरेस्ट का चीज़ हो चाहे नहीं हो। नहीं हो भाई, और तुमको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, और तुम्हारे फेवरेट भोजन जो भी हो सकता है, आई डोंट नो, जो भी है तुम्हारे फेवरेट भोजन, और एक दिन किसी दिन तुमको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, तुम घर से बाहर हो और तुमको नमक रोटी मिल गया खाने के लिए किसी के यहाँ, बहुत तेज भूख लगी है तुमको, तुम्हारे फेवरेट भोजन नहीं है नमक रोटी, लेकिन खाते खा लोगे ना, क्योंकि तुमको जीना है तो उसको खाना पड़ेगा, वो खाना तुम्हारी ज़रूरत है। एक बार क्या हुआ ना, एक राजा चला गया जंगल में, वो गलती से भूल करके चला गया जंगल में, शिकार खेलने गया, भटक भटक करके चला गया, भूल गया वो जंगल में। तो गए तो राजा को चलते चलते बहुत भूख लगी, तेजी से भूख लगी, तो उसने देखा, चलते गया राजा, तो एक जगह पर उनको ना एक व्यक्ति था जो अंडा बेच रहा था। तो गए, पूछे कि भाई कैसे अंडा? तो बोला एक अंडा 500 रुपये में। राजा था बेचारा, चौंक गया, बोला क्या बात करते हो यार, हमारे तो इतना 10 में एक अंडा मिलता है, तुम 500 में देते हो क्या? वो राजा बोला उस अंडे वाले से, क्या अंडा इधर इतने महंगे बिकते हैं क्या? क्या अंडा यहाँ पर इतने रेयर है कि एक अंडा 500 में बिकता है? तो वो दुकानदार बोला कि नहीं सर, नहीं महाराज, ये अंडा रेयर नहीं है, बट यहाँ पर राजा रेयरली आते हैं, आप राजा हो, आप रेयरली आते हो, इसलिए आपके लिए एक अंडा 500 मिल रही है, और आपको भूख लगी, आपको खाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि आपको भूख जोर से लगी, आपको खाना पड़ेगा यदि आपकी भूख मिटानी है तो एग्स आर नॉट रेयर हियर, किंग्स आर रेयर रेयर हियर। उस दुकानदार ने उस राजा को बताया, वो समझ चुका था, अब राजा की जरूरत थी, 500 में एक अंडा खरीद के खाया। तो तुम भी मान लो कोई व्यक्ति चले गया, भूल गया, कहीं भी दूसरे कहीं चला गया भाई, उसको जोर से भूख लगी है, उसको नमक रोटी मिल रही है, सूखी रोटी मिल रही है, तो अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी जान प्राण बचाने के लिए खाएगा कि नहीं खाएगा? यस ऑफकोर्स खाएगा, क्योंकि उसकी वो ज़रूरत बन गई, मुझे खाना पड़ेगा। उस समय देखेगा कि मेरी इंटरेस्ट किस भोजन में है ना, तब तो फिर वो बच ही नहीं पाएगा। इसी तरह से तुम्हारी ज़रूरत है परिश्रम करना, तुम्हारी ज़रूरत है पढ़ना, तुम्हारी ज़रूरत है प्रैक्टिस करना, तुम्हारी ज़रूरत है अभ्यास करना, खूब 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 परिश्रम करना तुम्हारी ज़रूरत है। तुमको फिजिक्स में इंटरेस्ट हो न हो, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत है फिजिक्स पढ़ने, यदि तुम जेई में हो, यदि तुम नीट में हो, तुम्हारी ज़रूरत है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारा फेवरेट विषय मैथमेटिक्स हो सकता है तुम्हारा फेवरेट विषय बायोलॉजी हो, बट ये फिजिक्स भी तो आती है ना, तो इनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ज़रूरत है ना। ठीक है, तो ज़रूरत चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, चाहे उसमें इंटरेस्ट हो न हो, इंटरेस्ट ला दीजिए, नहीं हो तो ला दीजिए, क्योंकि ये तुम्हारी ज़रूरत है। नहीं लाओगे तो पीछे रह जाओगे, कोई तुमको आगे नहीं ले जा सकता है। जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत है तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, हर बार तुम अपनी इंटरेस्ट देखते रहते हो ना, तो हर बार तुम्हारी इंटरेस्ट नहीं चलेगी। इंटरेस्ट के ऊपर की बात होती है ज़रूरत। तुम क्या चाहते हो, इससे ज़्यादा ज़रूरत है कि इससे ज़्यादा आवश्यक है कि क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, क्या चाहते हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या ज़रूरत है तुम्हारे जीवन के लिए। तो फिजिक्स तुम्हारी ज़रूरत है, तो इंटरेस्ट हो न हो पढ़ना पड़ेगा। लेबर करना, परिश्रम करना तुम्हारी ज़रूरत है, तो इंटरेस्ट हो न हो, यदि पढ़ाई को चुन ली हो तो पढ़ना पड़ेगा। तो ज़रूरत को अपनाइए, उसमें परिश्रम कीजिए, उसमें इंटरेस्ट जगाइए, आप हमेशा सफल ही होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप हमेशा सफल होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।